चलो कल का एक बार रिवीजन कर लो जल्दी से। कल हम लोग पढ़े थे अरब सागर में स्थित जो द्वीप है उनके बारे में। तो अरब सागर में स्थित जो द्वीप है तो उसमें हम देखे थे तटीय द्वीप। कौन सा द्वीप देखे थे? तो तटीय द्वीप के अंतर्गत सबसे पहले ये बता दो, गुजरात में हम 2 द्वीप लिखे थे। गुजरात के अंदर कौन कौन सा बताओ? अलिया बेट और खलिया बेट। अलिया बेट किस नदी के मुहाने पर? और खलिया बेट, खलिया बेट आपका ताप्ती नदी, ठीक है ना। दोनों ही कौन सी स्टेट में बता दो? गुजरात में। एलिफेंटा द्वीप कौन सा राज्य में आएगा? महाराष्ट्र। किस में आएगा? एलिफेंटा द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए है? गुफा मंदिरों के लिए क्या बता दो? प्रसिद्ध है। सालसेट द्वीप क्यों फेमस है? क्योंकि सालसेट द्वीप में कौन सा शहर बसा है? कौन सा शहर? मुंबई। और मुंबई के अलावा मुंबई बंदरगाह भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वेलिंगटन द्वीप कौन से स्टेट में है? केरल। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? नौकायान प्रतियोगिता होता है, साथ ही साथ एक पर्यटन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? पर्यटन द्वीप है। जो भी यात्री हैं विदेशी या भारत के जो भी क्षेत्र से वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन द्वीप है। और कौन सा चीज को ज्यादा इंजॉय करते हैं वहाँ? नौकायान प्रतियोगिता होता है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह जो है केरल के किस तट के समीप है? मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट के समीप है। और कुल कितने द्वीप है लक्षद्वीप के अंतर्गत? 36। कितने हैं? जिसमें से मानव निवास 11 द्वीपों पर, और उसमें से 10 द्वीपों में मलयालम क्या बोलते हैं, और एक द्वीप में महल। वो एक द्वीप है कौन सा? कौन सा है? मिनी का है, ठीक है ना। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। उत्तर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अमीन द्वीप समूह, और नीचे का कन्नौर द्वीप समूह। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। एंड्रोथ का खास बात बताओ। एंड्रोथ द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप का पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना। अगाती द्वीप हवाई अड्डा, ठीक। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनी का है। कौन सा है? मिनी का है। फिर अपन 3 चैनल पढ़े थे, 8, 9 और 10 वाला। क्या ट्रिक लिखा था? मालछो बराबर मिनी मिनी कार। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में आएगा? मालदीव और मिनी का है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनी का है। और 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच में आपका मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? फिर देखे थे पश्चिमी तटीय मैदान, जिसमें हम देखे थे काठियावाड़ तट कौन से राज्य में पड़ेगा? गुजरात। मुंबई से गोवा तक का तट कोंकण तट। गोवा से मंगलौर कन्नड़ तट। और मंगलौर से कन्याकुमारी मालाबार तट। मालाबार तट लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? केरल में। और सबसे पहली बारिश कहाँ होता है? मालाबार तट में। मानसून वही सबसे पहले प्रवेश करता है, ठीक है। फिर देखे थे पूर्वी तटीय मैदान, जो हुगली नदी से कहां तक था? कन्याकुमारी। उड़ीसा में इसे क्या नाम से जानते हैं? उत्कल तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट कहां बोलते हैं? कोरोमंडल तट तमिलनाडु। और उत्तरी सरकार आपका आंध्र प्रदेश है। आ रहा समझ में? समुद्र तल की ऊंचाई कहां से मापा जाता है? चेन्नई तट से। ठंडी के समय बारिश कहां देखने मिलेगा? कोरोमंडल में। कहां देखने मिलता है? कोरोमंडल में। क्लियर है? फिर कल अपन देखे थे द्वीप क्षेत्र, जैसे द्वीप बोलता हूं, दर्रे क्षेत्र। यहां पास हम देखे थे केरल में कितने ठो दर्रे हैं? 2। कौन कौन से नाम से? सबसे नीचे में कौन? सेन सोन क्या क्या बोल रहे हो? सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा के ऊपर, सेनकोट्टा के ऊपर पाल घाट, उसके ऊपर यहाँ भोर घाट, भोर के ऊपर फाल घाट। और ये वाला जो मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा पर्वत में बताया था ना, कौन सा बताओ? तो इसको बोलते हैं बुरहानपुर दर्रा। क्या बोलते हैं? बुरहानपुर दर्रा के नाम से जानेंगे। तो एक साथ पूरे दर्रा कवर करें, दक्षिण भारत के 5 प्रमुख दर्रे। बाकी उत्तर भारत में जो आपका हिमालय में जो दर्रे हैं वो भी एकदम इंपॉर्टेंट वाला, उसको बस आपको देखना होता है। आया बात समझ में? चलो
आज हम लोग चालू करेंगे उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे। क्या देखेंगे? उत्तर भारत के जो दर्रे हैं, आपको ज्यादा नहीं, कुछ कुल मिला के दर्रों के नाम पता होना चाहिए और साथ ही साथ वो कहाँ है ये पता होना चाहिए। ये दोनों मेन होता है, ठीक है। अभी ज्यादातर क्वेश्चन ये नहीं आता कि किसको कौन जोड़ता है, ऐसा क्वेश्चन कम आता है। दर्रे पूछेगा, उसका आपको नाम बताना होगा कि वो कहाँ है, ठीक है। आ रहा समझ में? चलो, तो सबसे पहले अपन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो दर्रा दिख रहा है आपका मणिपुर में, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है बता दो? मणिपुर। तो मणिपुर के अंतर्गत आता है आपका कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? अगर तुजू दर्रा पूछा जाए कौन से स्टेट में है तो क्या बताओगे? मणिपुर। कहाँ बताना है? मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। और इसी को पार करके इधर आपका म्यांमार देश है। कौन सा देश है? तो म्यांमार जो जाते हैं भारत से, वो तुजू दर्रा से भी जा सकते हैं। कौन सा दर्रा से? और तुजू दर्रा कौन से राज्य में बता दो? मणिपुर। कहाँ है बता दो? मणिपुर में आपको मिल जाएगा। आ रहे समझ में? आया ना? चलो, इसके बाद अपन आते हैं अरुणाचल प्रदेश। कौन सी स्टेट? अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आपको एकदम याद रखना है। तो यहां पास अपन देखेंगे यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांग याप। तो यांग याप दर्रा कौन सा राज्य में पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर आएंगे तो यहां पड़ेगा दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। जो फेमस है उसी की याद रखेंगे, स्टेट और दर्रे बस पता होना चाहिए। तो तुजू दर्रा कहाँ है बता दो? मणिपुर। यांग याप बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद यहां पास से आपका बोमडीला दर्रा। कौन सा है? बोमडीला दर्रा। क्लियर है सबका? कौन सा दर्रा है? बोमडीला दर्रा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? तो पहले अपन याद करेंगे कि कहाँ कहाँ है, अगर कुछ खास बात होगा तो उसको लास्ट अपन को और कवर करना है, ठीक है। चलो, मणिपुर में कौन सा है? मणिपुर में तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दीफू बोमडीला। फिर से बोलो, यांग याप दीफू बोमडीला। ये तीनों कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? सिक्किम में हम बात करेंगे, यहाँ इधर इस साइड है आपका हमारा मुख्य रूप से इसको बोलते हैं इधर वाले को जैलेपला दर्रा। क्या बोलते हैं? जैलेपला। क्या बोलते हैं? जैलेपला दर्रा। और इधर आपका सिक्किम में ही नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? तो ज्यादातर एग्जाम में नाथुला दर्रा पूछता है कि नाथुला दर्रा कौन से राज्य में है, तो सिक्किम में है। कहाँ बता दो? सिक्किम। चलो, और मणिपुर में, जोर से, मणिपुर में तुजो। अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दीफू बोमडीला। फिर से बोलो, यांग याप दीफू बोमडीला। सिक्किम में जैलेपला और नाथुला। सिक्किम में जैलेपला और नाथुला, ठीक है। इसके बाद तो इधर नेपाल आ जाता है, हिमालय वाले क्षेत्र में। अब हम सीधा आएंगे उत्तराखंड में। कहाँ थे बता दो? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में ये जो दर्रा है इसको बोलते हैं लिपू लेक। क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या आता है? लिपू लेक दर्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? लिपू लेक दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे पहले क्या बताओगे? लिपू लेक दर्रा, है ना। इसके बाद हमारा आता है यहां पास धर्मा दर्रा। कौन सा होता है? धर्मा, लाइन से है, धर्मा नीति माना। धर्मा और कौन सा आएगा बता दो? नीति। और उसके ऊपर आता है माना। क्या आता है? तो फिर से बताओ, धर्मा नीति माना। फिर से बोलो, क्या क्या है? धर्मा नीति माना। फिर से बोलिए, धर्मा नीति माना। ये वाला लिपू लेक। तो लिपू लेक के बाद कौन कौन सा है? धर्मा नीति माना। ये कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड। क्या बताओगे? उत्तराखंड। फिर से मणिपुर में तुजू दर्रा। मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में यांग याप दीफू बोमडीला। फिर से बोलो, यांग याप दीफू बोमडीला। सिक्किम में जैलेपला और नाथुला। सिक्किम में जैलेपला और नाथुला। क्लियर है? उत्तराखंड में लिपू लेक। इसके बाद तीनों, लिपू लेक के बाद धर्मा नीति माना। फिर से बोलो, धर्मा नीति माना। ये ध्यान रखना है। आया समझ में? है ना। चलो, इसके बाद हम आते हैं, कौन सा स्टेट है हमारा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हम बात करें, सबसे ऊपर तरफ इधर है आपका बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिक्किम वाले में। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचा दर्रा। इस साइड आपको देखने मिलेगा बड़ा लाचा के बाद हमारा
इधर वाला जो है इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। क्या बोलते हैं? रोहतांग दर्रा। ऊपर वाला कौन सा कहलाता है? बड़ा लाचा। इधर वाला रोहतांग। और इधर है आपका शिव किला। कौन सा कहलाता है? शिव किला। ये ऐसे लिख देता हूँ, समझ आ रहा है ना? कौन सा दर्रा है? शिव किला दर्रा। क्लियर सबका? चलो, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा बता दो। बड़ा लाचा, रोहतांग, शिव किला। फिर से बोलो, बड़ा लाचा, रोहतांग, शिव किला। ये कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में। क्लियर सबका? है ना? चलो, अब अपन आते हैं कहाँ, बता दो। ऊपर में क्या है? लद्दाख। कौन सा क्षेत्र है? तो लद्दाख में सबसे पहले यहां पास मिलता है अपन को, ये वाला है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। फिर से बोलो, बुर्जिल दर्रा। सबसे टॉप में यहां मिलेगा काराकोरम दर्रा। क्या मिलता है? काराकोरम दर्रा। ठीक है, सबसे ऊपर में कौन सा है? काराकोरम दर्रा। और यहीं एक तो मिलेगा नीचे में जोजिला दर्रा। कौन सा मिलता है? जोजिला दर्रा। ठीक है, तो देख लो सब यहां पास देखिए, लद्दाख में सबसे पहले बुर्जिल, काराकोरम और जोजिला। क्या क्या है? बुर्जिल, काराकोरम, जोजिला। हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकिला। फिर से बोलो, बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला। ठीक है, और उत्तराखंड में क्या याद रखना है? लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना। सिक्किम में जलेपला और नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप, दीफू और बोमडीला। मणिपुर में तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा। अब हम हमारा बच गया कौन सा? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले ये जो दिख रहे वाला, इसको बोलते हैं बनिहाल दर्रा। क्या बोलते हैं? बनिहाल दर्रा। ठीक है, और बनिहाल के आगे जो दिख रहा है उसको बोलते हैं पीर पंजाल दर्रा। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल दर्रा। क्या नाम से जानेंगे? पीर पंजाल। आ रहा समझ में? जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पे पड़ता है, हाँ कि नहीं? चलो, तो ये भारत के प्रमुख दर्रों में इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? बताओ। जिसमें से एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा हमारा, जो क्वेश्चन आता है बोमडीला दर्रा के बारे में अलग से, कि बोमडीला दर्रा कौन सी घाटी में है करके पूछा गया था। तो बोमडीला दर्रा है आपका तवांग घाटी में। कौन सी घाटी में? तवांग घाटी वाला क्वेश्चन यहां से याद रखना है। समझ आ पा रहा है? बोमडीला दर्रा कौन सी घाटी में है? तवांग घाटी में है, याद रखना है। क्लियर है सबका? जलेपला दर्रा कौन सी घाटी में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका चुंबी घाटी। कौन सी घाटी? चुंबी घाटी वाला क्षेत्र याद रखना। जलेपला दर्रा कौन सी घाटी? चुंबी घाटी का क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? कौन सा दर्रा 3 देशों में है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वो है लिपुलेख। कौन सा बता दो। तो लिपुलेख दर्रा भारत में भी है, नेपाल में भी है, और चीन के एरिया में भी आता है। क्या क्या बोला मैं? भारत, नेपाल, चीन, 3 देशों में कौन सा दर्रा स्पर्श करता है? लिपुलेख दर्रा 3 देशों को स्पर्श करता है। आ रहा समझ में? हाँ है ना? एक क्वेश्चन आएगा सिपकिला दर्रा से। सिपकिला दर्रा से क्वेश्चन आता है कि सतलज नदी, कौन सा नदी, कौन से दर्रे के समीप से भारत में आप प्रवेश करता है? क्या बोला, समझ पा रहे हो? कि कौन सा नदी? सतलज नदी कौन से दर्रे के समीप से भारत में आता है? शिवकिला दर्रे से एंटर करता है हिमाचल प्रदेश से, फिर जाएगा पंजाब, फिर आगे बढ़ जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि सतलज नदी कौन से दर्रे के समीप से भारत में आता है? शिवकिला दर्रे से एंटर करेगा भारत में। कौन सी नदी? जोर से बोलो, सतलज नदी। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो, एक क्वेश्चन आएगा कि पीओके में कौन सा दर्रा है? पाक अधिकृत जो कश्मीर है, तो उसमें है आपका बुर्जिल दर्रा, भारत के अंदर नहीं आता, वो आता है पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, पीओके में। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा, उन्हीं के क्षेत्र में आता है। आया बात समझ में? है ना? चलो, तो फिर से एक बार देखते हैं, मैं केवल नाम ले रहा हूं, आपको बताते जाना है। चलो, तुजू दर्रा कहाँ है बोलूंगा तो मणिपुर, कहीं से भी नाम ले रहा हूं। माना दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा, काराकोरम दर्रा लद्दाख, कहाँ है? यांगयाप और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला जलेपला, बड़ा लाचा, रोहतांग, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा
जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा लद्दाख, लेकिन कौन सा क्षेत्र? पीओके। किस में आता है? कुछ कुछ को याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी हम बना सकते हैं, जैसे कि सिक्किम का अगर हम देखें, किसका देखते हैं? सिक्किम का दर्रा यदि हमको याद रखना है तो उसके लिए हम छोटा ट्रिक बना सकते हैं। सिक्किम बोलो सॉरी, हिमाचल का। कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे दिख रहे हैं, इसको हम याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है सराब। कैसे याद करेंगे? तो सराब तो याद ही रहता है सबको। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे को कैसे एकदम याद करेंगे बता दो? सराब लिख के याद कर सकते हैं। तो स से क्या आ जाएगा? सिपकीला, र से और ब से। क्लियर है सबका? है ना? तो याद रहेगा सबको ना? तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद कर सकते हैं आसानी से, कि कौन सा लाइन से? शराब से आप समझ सकते हो। क्लियर है सबका? हाँ है ना? कि मंगवाऊं तब समझोगे? ठीक है, आ रहा समझ में इतना? कुछ बोलोगे? चलो, उसी प्रकार से उत्तराखंड के 3 दर्रे को हम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? नीलिमा शब्द से। कैसे याद करेंगे? नीलिमा। नीलिमा शब्द से हम याद कर सकते हैं किसके? उत्तराखंड के दर्रों को। 3 दर्रे आसानी से याद होगा। नी से आएगा नीति दर्रा, ली से आएगा लिपुलेख दर्रा, और म से माना दर्रा। धर्मा दर्रा नया है, उसको आपको अलग से याद रखना है। समझ आ रहा है? तो 3 ठो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों को कैसे याद करेंगे? सराब। कैसे याद करेंगे? सराब। उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे, धर्मा को छोड़ दे तो तीनों को याद कर सकते हैं। कैसे? नीलिमा शब्द से। कैसे याद करेंगे? तो नी से क्या आएगा? नीति दर्रा, ली से लिपुलेख, और मा से माना। मा से क्या आएगा? माना। क्लियर है सबका? सिक्किम के दर्रे को याद रख सकते हैं अपन जान करके। कैसे याद करेंगे? जान। तो ज से जलेपला और न से नाथुला। समझ आ पा रहा है? तो सिक्किम के दर्रे को कैसे याद करेंगे? कोई बोलेगा भी नहीं? हाँ जोर से बोलो। कौन जोर से बोल रहा है? चलो, हाँ, ज से क्या आएगा बताओ? जलेपला, और न से नाथुला। आ रहा समझ में? मणिपुर के दर्रे को याद कर सकते हैं तुम। कैसे याद करोगे? तुजू दर्रा मणिपुर। कैसे याद करेंगे? तुजू दर्रा मणिपुर करके याद कर सकते हैं। किसको? मणिपुर के दर्रा को। आया समझ में? एक ही तो दर्रा है और वही क्वेश्चन ज्यादा आता है। क्लियर है सबका? चलो, तो यहाँ पर देख लो, अधिकांश तो ऐसी कवर हो गया हमारा। कुछ कुछ है जिसको आपको याद करना पड़ सकता है। आया ना? बताओ, जल्दी बताइए। चलो, तो बता दीजिए, शराब क्या चीज का ट्रिक है? शराब से क्या याद होगा? कौन कौन से दर्रे? सिपकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा। नीलिमा से नीति दर्रा, लिपुलेख, माना। जान से जयलेपला और नाथुला। तुम से तुजू दर्रा मणिपुर। आया ना? क्लियर सबका? यहां एक और दर्रे लिखा देता हूं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में यांग याप के अलावा एक दर्रा और है जिसका नाम है पांग सांड दर्रा। कौन सा होता है? पांग सांड। कौन सा दर्रा है? इसको याद करने के लिए कुछ लाइन था। चलो, इसको याद रख सकते हैं। 4 दर्रे को याद रखना अरुणाचल प्रदेश का। इसका ट्रिक है आपका बम दिया। क्या दिया? पंगा लिया। कैसे याद करेंगे बता दो? बम दिया, पंगा लिया। तो बम से क्या आएगा? बोमडीला दर्रा। दिया में से दी से दीफू दर्रा, या से यांग याप, और पंगा से पांग सांड। ये ऐसे याद करने के लिए। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? फिर से बोलो, क्या क्या है? कैसे याद करेंगे? बम दिया, पंगा लिया। तो बम से बोमडीला, बम से दी से दीफू दर्रा, दी से या से यांग याप, या से पंगा से पांग सांड। पंगा से क्या आएगा? तो लगभग इधर का पूरा दर्रा हमारा कवर हो गया है ट्रिक से। आया ना? कोई छूटत नहीं ना? आया ना? जल्दी बताओ। बाकी आपको यहाँ का जो ट्रिक है उसको याद रखना। कौन कौन सा? लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का आपको 2 ठो याद कर लेंगे। क्लियर है सबका? चलो, एक बार मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, आप लोग बताते जाना कि कहाँ कहाँ का आपका है। ठीक है?
चलो शराब बताओ। शराब हिमाचल प्रदेश, नीलिमा उत्तराखंड, नीलिमा उत्तराखंड, ठीक है ना। और जान सिक्किम, तुम मणिपुर, तुम क्या चीज का है, मणिपुर। फिर क्या था, बम दिया, पंगा लिया, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये किस कौन सी स्टेट का है। तो अधिकांश तो ऐसी हो गया, दो ठो आपको लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का याद रख लेना। उसका भी ट्रिक था, लेकिन जब अलग हो गए तो ट्रिक बंद खत्म हो गया, ठीक है नहीं। आए समझ में, आए ना। तो ये हो गया हमारा भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। जो उत्तर भारत में, कहाँ है आपका, दक्षिण भारत के 5 दर्रे याद रखना है, और उत्तर भारत के जितना भी बताया हूं उतना दर्रा आपको याद रखना है। आए बात समझ में, आए ना, जल्दी बताओ। चलो, तो इसी के साथ साथ हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला जो क्षेत्र था, यह भौतिक जो दृष्टिकोण था, भौतिक विभाजन, उसको हमारा खत्म हो गया। और अब हम इसके बाद जो मेन जो पढ़ेंगे वो आपका रहेगा भारत के अंतर्गत जो जो मिट्टियां पाई जाती हैं। अब हम कुछ टॉपिक वाइज पूरा अध्ययन करेंगे, टॉपिक आएगा उसको आपको समझते हुए चलना है। ये जो बड़ी टॉपिक के अंतर्गत ये हमारा कवर हो चुका है, भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में। क्लियर है सबका, है ना। अच्छा, एक तो क्या बोल, जो कौन कोई एक क्षेत्र छूटा था ना हमारा, मरुस्थल, उसको अपन मिट्टियों के अंतर्गत ही कवर करेंगे। जो मरुस्थली मिट्टी जो आएगा ना उसमें कवर हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए यहां बताने को इतना जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, इसको मैं भेज दूंगा, उसको आप लोग बना लेना, ठीक है, लिख लेना इसको। चलो, अब देखेंगे अपन इसके बाद भारत के अंतर्गत जो मिट्टियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलो, भारत की जो मिट्टियां बताओ, मिट्टियों के बारे में क्या क्या जानते हो, कुछ जानकारी। मिट्टी बनते कैसे हैं, निर्माण कैसे होता है। हाँ, मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों से, या जो भी पहाड़ पर्वत होते हैं उन्हीं के कटाव से या क्षरण से, अपरदन से क्या चीज बनते बता दो, मिट्टियां बनती हैं। क्लियर है सबका। तो मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के अपरदन से। मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ों या चट्टानों के अपरदन, क्षरण या कटाव से। और ये सब कटाव वगैरह करता कौन है, नदी। कौन करता है, नदी। तो नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। साथ ही साथ नदियों के द्वारा मिट्टी का निर्माण तो कर देंगे, लेकिन उसको एक स्थान से दूसरा स्थान कौन ले जाता है, तो उसको ले जाता है हवा या वायु। क्या बोल सकते हैं, हवा या वायु उसको एक स्थान से दूसरा स्थान आपका ले जाता है, और बाद में वही एक ठोस रूप बन के मैदान का रूप धारण कर लेता है। समझ आ पा रहा है ना। तो कुल मिलाकर हम बात करें कि मिट्टी बनते कैसे हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली राजरा में पूरा लौह अयस्क का पहाड़ है, उसका क्षरण या जो भी कटाव हो रहा है, और हवाओं के माध्यम से वही मिट्टी आता है, तो जिसको अपन को लाल लाल कलर का पूरा मिट्टी दिखता है। समझ आ रहा है। तो पहाड़ों के अपरदन क्षरण से मिट्टी बनते जाता है, और वही स्थल क्षेत्र में जमा होते जाता है। आया कि नहीं समझ में, आए ना। तो कुल मिला के जहां जिस टाइप का पहाड़ पर्वत होते हैं उसी हिसाब से वहां मिट्टियां पाई जाती है। तो एक तो मिट्टियों का निर्माण पहाड़ पर्वत के अपरदन क्षरण से हो सकता है, या हो सकता है जैसे कि मान लो हिमालय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से नदियां निकलती है और वो मिट्टी अपने साथ बहा के लाती है, और बहा के लाने के बाद वो मिट्टी जब अपना मार्ग बदल देती है, समझ आ रहा है, तो मार्ग बदल के अलग जगह से चलना चालू कर देती है, लेकिन मिट्टी को लाके छोड़ देती है, तो उसको अपन बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोल देते हैं। तो मिट्टी द्वारा, सॉरी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या बोलेंगे, जलोढ़ मिट्टी। तो एक तो नदी अलग से निर्माण करता है मिट्टियों का, और एक पहाड़ों चट्टानों के अपरदन क्षरण कटाव, ये सबसे हमारा क्या बनता है, मिट्टियों का निर्माण होता है। क्लियर है सबका। तो निर्माण क्लियर है सबके मन में कि मिट्टी बनते कैसे, समझ आ पा रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। कुछ जवाब दिए करो तब आगे बढ़ूंगा। यही जवाब है निर्माण क्लियर है सबका। चलो, और कोई बात नहीं, इधर देखो अब। जैसे मिट्टी
मिट्टियों का अंतर्गत हम जैसे आगे देखेंगे परतों के बारे में, मिट्टी की, जैसे कि अभी जैसे जमीन जमीन को खुदाई करोगे तो मिट्टियों के बहुत सारे लेयर मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे, परत। उन्हीं परतों को कहा जाता है आपका होराइजन। क्या बोलते हैं, होराइजन। शुरू में देखोगे जल्दी जल्दी आपका खना जाता है, ठीक है, खना जाता है, समझ रहे हो नहीं, निकाल देते हैं, फिर थोड़ा ठोस एरिया आता है, फिर मुरमी निकलता है, फिर पत्थर निकलता है, फिर उसके बाद कुछ निकलते ही नहीं है, पूरा एकदम चट्टान आ जाता है। खुदाई करते जाएंगे तो समझ आ पा रहा है। तो जैसे अपन नीचे खुदाई करते हैं मिट्टियों का, तो अलग अलग परत होते हैं, तो उन्हीं परत को क्या बोलते हैं, होराइजन। क्या बोलते हैं, होराइजन के नाम से अपन जानते हैं। आया बात समझ में। और बहुत सारे जितने भी होराइजन होते हैं, अगर वो एक साथ, अगर मैं होराइजन का समूह बोलूं तो उसी को बोलते हैं प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। आपको ध्यान रखना है सबसे पहला कि मिट्टियों का जब हम खुदाई करते हैं तो अलग अलग परत होता है, लेयर होता है, उन लेयरों को क्या बोलते हैं, होराइजन। लेयर को क्या बोलते हैं, होराइजन। और बहुत सारा होराइजन जब मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, प्रोफाइल। और होराइजन होते हैं टोटल 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होराइजन पाए जाते हैं। जब आप मिट्टी देखोगे तो कितने प्रकार के होराइजन मिलेंगे, 5 लेयर होते हैं कुल मिला के। कितने लेयर, 5 लेयर तक ही हम लोग जा पाते हैं खुदाई करते हुए मिट्टियों का या जमीन का। आया समझ में। तो इसमें से सबसे पहले हम होराइजन का नाम देखें, क्या क्या नाम से आपका होराइजन का नाम यहाँ अपन को देखने मिलेगा। तो सबसे पहले होता है जिसको अपन बोलते हैं होराइजन ओ। क्या नाम से जानते हैं, होराइजन ओ। अभी पहले समझते हैं क्या क्या नाम है। उसके बाद क्या होता है, होराइजन ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद आर। तो होराइजन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। होराइजन कितने प्रकार, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ओ, होराइजन ओ। दूसरा में ए, दूसरा, तीसरा में बी, तीसरा बोल रहा हूं, कौन सी बोल रहा है दूसरा, तीसरा में बी, चौथा सी, और पांचवा आर। पांचवा क्या होता है, आर। तो इन होराइजनों को और अलग अलग नाम से हम जानेंगे। जैसे कि आप मिट्टी, जैसे मान लो कि ये लेयर है हमारे, इस प्रकार से मिट्टी का जो पहला परत होता है, तो ये एकदम आसानी से आप उसको हाथ से भी उठाओगे तो उड़ जाएगा ऊपर वाला क्षेत्र। तो उसी ऊपर वाले क्षेत्र में क्या होता है, किसकी मात्रा पाया जाता है, ह्यूमस की मात्रा। किसकी मात्रा, तो ह्यूमस की मात्रा है। और उसी में ही ह्यूमस बोले या उसी में ही आपका ऑर्गेनिक पदार्थ, कौन सा पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा होता है। किसकी मात्रा होता है, ऑर्गेनिक पदार्थों का। इसलिए इसको ओ से दर्शाते हैं। ओ मतलब होता है ऑर्गेनिक। ओ मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक, मतलब ओ से अपन दर्शाते हैं। ये आपको याद रखना, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा पाया जाता है, ह्यूमस की मात्रा होता है। किसकी मात्रा, ह्यूमस की मात्रा। और इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें हम क्या क्या चीज बो सकते हैं। तो जो भी आपका छोटे मोटे जो जो कांदी वांदी जो उगे रहते हैं, समझ आ पा रहा है ना, क्या क्या घास बोलते हैं, वैसे घास बोलते हैं क्या, कांदी घास नहीं बोलते। घास वास जो पाए जाते हैं वो कौन से लेयर में होते हैं, होराइजन हो। और होराइजन में मुख्य रूप से किसकी मात्रा, ह्यूमस की मात्रा। किसकी मात्रा, जो अपन कुछ भी फसल बोते हैं तो वो सहायता करता है फसलों को उगाने में, उपजाऊ बनाने में। कौन सहायता करता है, होराइजन ओ में पाए जाने वाले जो ह्यूमस होते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर, वो आपका मिट्टी को, सॉरी, जो भी पेड़ पौधों को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन बाकी जो अन्य चीज है वो कहाँ कहाँ होता है। तो होराइजन ओ क्लियर है सबका। होराइजन ओ सबसे ऊपरी लेयर होता है। इसमें किसकी मात्रा, ह्यूमस की मात्रा। होराइजन ओ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, नेचुरल पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक। समझ आ पा रहा ना, जो फसलों को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। आए समझ में। इसके बाद अपन आते हैं होराइजन ए में। किस में आते हैं, होराइजन ए के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो होराइजन ए जो होता है, इसके अंतर्गत जैसे कि हम मान लो कुछ फसल बोते हैं, जैसे धान बोलिए, समझ आ रहा है। जैसे अपन कोई भी खेती किसानी करते हैं, फसल को जहां उगाते हैं तो उसको हम किस में उगाते हैं, होराइजन ए में। किस में उगाते हैं, होराइजन ए में। होराइजन ओ का तो हवा से उड़ते उड़ते भी रहता है। जो हवा आता है तो कौन सा परत उड़ते उड़ते कहीं और चले जाता है, ओ वाला। समझ आ रहा है। लेकिन हम जिसमें फसल बो रहे हैं वो किस में रहेगा, होराइजन ए में। किस में रहेगा, होराइजन ए में रहेगा।
तो कुल मिला के हम जो भी बात करें तो कुल जो कुछ भी प्रकार के जो फसल वगैरह बोते हैं या छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे आप देखते होंगे फूल वगैरह का या कुछ अन्य चीज़ों का, वो सब हम किस में उगाते हैं, होराइजन ए में डालना पड़ता है। किस में डालना पड़ता है, होराइजन ए तक उसको लगाना पड़ता है। और ये सबसे ऊपर देखो, ये तो हवा में उड़ते रहता है ऊपर वाला इधर उधर, तो हमें सबसे ऊपर में जो मिला इसी को बोल दिए टॉप सॉइल। क्या बोल दिए, जो एक स्थायी रूप से रहता है। ये स्थायी रहता है कि ऊपर वाला, वो तो अपना स्थान बदलते रहता है ह्यूमस वाला। समझ आ पा रहा है, जो धूल वगैरह जो उड़ता है वो किससे उड़ता है, होराइजन ओ वाले से उड़ेगा। समझ आ पा रहा है मिट्टियों का। लेकिन जो स्थायी रूप से रहेगा, स्थायी रूप से रहने के कारण इसको हम क्या बोल दिए हैं, टॉप सॉइल। सबसे टॉप में यही वाला सॉइल हमारा होगा करके। आया बात समझ में। तो टॉप सॉइल किसे कहते हैं, होराइजन ए को। इसका खास बात क्या है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें जो भी फसल को हम जो उगाते हैं, फसलों को कौन से होराइजन में उगाया जाता है, तो होराइजन ए में उगाते हैं। या फसलों को कौन से सॉइल में उगाया जाता है, तो क्या बताओगे, टॉप सॉइल। किस में उगाते हैं, कि होराइजन ए को ही टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। यहां तक क्लियर है सबका, हाँ है ना। चलो, तो ह्यूमस की मात्रा किस में होता है, होराइजन ओ। फसलों को किस में बोते हैं, होराइजन ए। फसलों को किससे बोएंगे, होराइजन ए में अपन बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर सबका, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद हमारा आता है होराइजन बी। क्या आएगा बता दो, होराइजन बी का खास बात यह है कि जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे देखे होंगे, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी क्या बता दो, जड़ें जो होती है वो कौन से लेयर तक जाता है नीचे, तो वो जाता है आपका होराइजन बी तक। कहां तक जाएगा, होराइजन बी तक जाता है। और इसी को बोलते हैं सब सॉइल। क्या बोलते हैं, सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो जो भी बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें कौन से लेयर में पाया जाता है, तो होराइजन बी वाला जो परत है, जो लेयर है, वहां तक फैला होता है। यहां तक क्लियर सबका, हाँ है ना। चलो, ह्यूमस किस में रहेगा, ह्यूमस जो भी घास वगैरह है होराइजन ओ में ही रहेगा। जो भी फसलें अपन बोते हैं होराइजन बी में बोएंगे। किसमें बोएंगे, सॉरी होराइजन ए में। जो भी जड़ वगैरह है वो कहां तक जाता है, होराइजन बी, जड़ वगैरह बी। इसके नीचे अपन को और जाएंगे तो मिलेगा नेक्स्ट लेयर, जिसका नाम क्या होगा, होराइजन सी। होराइजन सी में क्या होता है कि यहीं से आपको जो जो मुर्मी वगैरह जो निकलता है, छोटे छोटे पत्थर जो बनते हैं, निकलते हैं खुदाई के दौरान, तो वो सब हमारा होराइजन सी से निकलेगा। तो इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के पत्थर, कंकड़, ये सब चीज पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं बैड सॉइल। क्या बोलते हैं, मतलब कंकड़ पत्थर वजह के कारण ये उतना काम का नहीं होता हमारा। जो भी काम का है होराइजन ए, क्योंकि इस फसल जब तक नहीं होगी दुनिया में कौन खाएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, होराइजन ए, क्योंकि इसमें पूरा संपूर्ण फसलें वगैरह बोई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे। समझ आ रहा है। तो जड़ों को कौन संभाल के रखता है, होराइजन बी। और इसको बोलते हैं बैड सॉइल। केवल इससे अपन को पत्थर वगैरह या कंकड़ वगैरह ये सब निकलता है, जिसको हम मुर्मी वगैरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुर्मी, ये सब बोल सकते हैं। आया बात समझ में। और उसके भी नीचे जाएंगे अपन, तो उसके नीचे कंकड़ पत्थर का रूप जब खत्म हो जाएगा तो हमको मिलेगा होराइजन आर। क्या मिलेगा, आर का मतलब होता है रॉक। रॉक मतलब चट्टान। क्या होता है, क्योंकि उसके बाद मिट्टी का कुछ, मिट्टी वाला कुछ चीज नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा सीधा चट्टान। क्या मिलेगा, चट्टान। और इसका खास बात यह है कि जैसे हमको घर वगैरह बनाना है तो घर का जो कॉलम है उसको यहां तक हमको लाना पड़ता है। कहां तक, चट्टान वाले तक, तब घर हमारा मजबूत बनता है। बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं, क्योंकि इसके नीचे तो कोई लेयर है ही नहीं, और एकदम कठोर क्षेत्र आ गया और नीचे दबेगा भी नहीं हो। मान लो कि घर यहीं तक बना दी, यहां तक कॉलम गाड़ दिए, सब सॉइल, तो घर जल्दी गिर विर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो घर का कॉलम कहां तक रखना पड़ता है, रॉक सॉइल तक। कहां तक जाएंगे, मतलब होराइजन आर तक अपन जाएंगे। और घरों का जो कॉलम को यहीं तक अपन अगर बनाते हैं तो घर एकदम मजबूत बनेगा। क्या बनेगा आपका, मजबूत, और अच्छे से खड़े रहेगा वो। आया बात समझ में, हाँ है ना। तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो चट्टानों, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो कॉलम होते हैं उसको कहां तक ले जाना पड़ता है, होराइजन आर तक ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे, होराइजन आर तक। क्लियर है सबका, हाँ है ना। तो मिट्टियों में कुल कितने होराइजन होते हैं, 5। कितने होराइजन, सबसे पहला होराइजन ओ, दूसरा
और तीसरा, चौथा और पांचवा होराइजन आर। होराइजन होगा खास बात क्लियर है, किसकी मात्रा, ह्यूमस, और अपना स्थान बदल भी सकता है हवा के माध्यम से। स्थायी रूप से कौन रहेगा, होराइजन ए, जिसमें क्या पाए जाते हैं, फसलें, फसल को इसी में हम बोएंगे। फिर उसके नीचे आएंगे होराइजन बी, इसमें क्या मिलेगा आपको, जड़, क्या मिलेगा, पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं मजबूत कठोर, वो यही तक आपका रहेगा, समझ आ रहा है। उसके नीचे आएंगे तो होराइजन सी में क्या है, पूरा कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर आपको मिलेंगे, और एकदम चट्टान जो मिलेगा, जो आपको और नहीं तोड़ना है उसको, समझ में आ रहा है, तो मिलेगा होराइजन आर में। तो इसी को बोलते हैं रॉक सॉइल, क्या बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और मिट्टी जो बना है हमारे भारत के अंदर, पूरे पृथ्वी में बोल सकते हैं, तो वो 5 होराइजन से मिलके बनेगा। कितना होराइजन, 5 होराइजन से मिलकर आपका मिट्टी का पूरा परत बनता है। आया बात समझ में, हाँ कि नहीं। चलो आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं भारत के दृष्टिकोण से कि भारत में जो मिट्टियां हैं इसका विभाजन कौन सी संस्था करता है। तो वो करता है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, या भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है, ये मिट्टियों को बांटा है कितने भागों में, 8 भागों में। कितने भागों में, 8 भागों में भारत की मिट्टियों को बांटा है। क्लियर सबका, कितने भागों में, 8 भागों में बांटा है। और वो 8 भाग हम कैसे कैसे बांट सकते हैं, खराब हो गया उसको निकाल दो तुरंत, चिंगारी फेंक रह गया। एसी ऑन कर लो उधर का, गर्मी लग रहा होगा, दे दो उधर रिमोट को, रिमोट को। चलो इधर ध्यान दो। चलो सामने ध्यान देंगे इधर। तो मिट्टी कुल कितने प्रकार का बता दो, 8 प्रकार। मिट्टी कितने प्रकार, 8 प्रकार के होते हैं। उधर लास्ट वाला चालू कर दो। चलो मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 मिट्टी जो होते हैं जो खेती करने योग्य होता है। कौन सा आपका, तो अपन अपने हिसाब से खेती करने वाले को अलग पढ़ लेते हैं, और जिसमें खेती नहीं हो सकता, खेती करने के लिए जो अयोग्य मिट्टियां हैं उसको हम अलग समझेंगे। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। तो 8 में से हम बात करें, खेती करने में भी ऐसा होता है, एक स्थानांतरित होता है, नदियों का पानी उसको बहा बहा के अलग अलग जगह ले जाते रहता है, तो ऐसी मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं, तो ये आपका स्थानांतरित मिट्टी होता है, नदियां बहती है और वह मिट्टी को एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाती है। तो खेती किसानी तो उसमें हो जाएगा, लेकिन वो अपना स्थान बदलते रहती है, तो उसको बोलेंगे। खेती करने में भी 2 प्रकार का होता है, एक स्थानांतरित वाला मिट्टी होगा और एक स्थानबद्ध। क्या होता है, स्थानबद्ध का मतलब जो चेंज नहीं होगा, अपने जगह ही हमेशा बने रहेगा वो। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। तो स्थानांतरित मिट्टी में कौन सा आएगा, जलोढ़ मिट्टी। स्थानबद्ध मतलब जो अपने स्थान पर सदैव रहेगा, तो वो कौन कौन सा है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। कौन कौन सा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट। इसको हम बोलेंगे खेती करने योग्य है। तो खेती करने योग्य में 4 मिट्टी आपको बताना है, अगर खेती हम जो कर सकते हैं। कौन कौन से में, जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। जो अपना जगह बदलते रहता है उसको जलोढ़, जो जगह नहीं बदलता स्थानबद्ध। समझ आ पा रहा है। ऐसी मिट्टी जो खेती करने के लिए अयोग्य है, उसमें से हम क्या क्या बता सकते हैं, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, अब आपको खुद ही बोलेगा कि आप पर्वत में जाके खेती किसानी करो तो फसल लगाओगे नीचे ऐसे गिर जाएगा, ठीक है भाई, समतल में लगाएंगे ठीक रहेगा ना। लेकिन कुछ कुछ है पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं जहां से फसल उग सकते हैं पर्वतों से। लेकिन हम जो अभी खेती किसानी करते हैं, धान बोते हैं, ये सब करते हैं, वो ये सब में नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि उनको बहुत लंबे समय तक पानी देना पड़ता है, और पर्वत में पानी ठहर पाएगा क्या, नहीं। समझ आ पा रहा है। तो वहां जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहां से फसल उग सकते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे से मिल सकता है। लेकिन हम धान की तरह अगर बोना चाहे, धान बोना चाहे, गेहूं बोना चाहे, तो ये सब कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसको हम किस में रख दिए हैं, अयोग्य, खेती करने के लिए अयोग्य है। भले वहां जो पेड़ पौधा मिलेगा उससे हम फसल को खा सकते हैं निकाल के। आए समझ में, हाँ कि नहीं। चलो इसके अलावा कौन सा हमारा आएगा, मरुस्थली, फिर है लवणी या इसी को ज्वारी मृदा भी बोलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है दलदली, या इसी को बोलते हैं पीट। क्या बोलते हैं, पीट मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, पीट मिट्टी, पीट या दलदली, क्या बोलेंगे,
पीट या दलदली के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? है ना? तो आपको अगर कैटेगरी बांटना पड़े कि कौन सी मिट्टी में हम फसल बो सकते हैं, किस में नहीं बो सकते, तो 4 मिट्टी में बो सकते हैं, 4 मिट्टी में नहीं बोएंगे। तो 4 मिट्टी बताओ जिसमें हम फसल या खेती किसानी कर सकते हैं। पहला जलोढ़, दूसरा तीसरा लाल, चौथा लेटेराइट। जिसमें खेती नहीं कर सकते पर्वती, दूसरा मरुस्थली, अभी इसी मरुस्थल जो बोले तो इसी में आ जाएगा आपका, और लवणी और ज्वारी, और इसके अलावा पीट या दलदली। पीट या क्या होगा? दलदली। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो इसमें से हमारे लिए पढ़ने लायक केवल 4 मिट्टी है जो इंपॉर्टेंट है। कितना मिट्टी? जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी नाम मात्र होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगा। समझ आ पा रहा है? तो ज्यादा मात्रा में हम कितने मिट्टी को अच्छे से पढ़ेंगे? 4 मिट्टी समझेंगे, जिसमें भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है, और ये बनाया जाता है नदियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है उत्तर भारत में। तो जलोढ़ मिट्टी भी पाया जाएगा उत्तर भारत के मैदान में। कहाँ पाया जाएगा? उत्तर भारत के मैदान में। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी होगा आपका, क्योंकि जिस क्षेत्र का जैसा मतलब भौतिक अवस्था है उसी रूप में वहां मिट्टी बनता है। तो उत्तर क्षेत्र में नदियां बहती हैं तो जलोढ़ मिट्टी, दक्षिण क्षेत्र में पूरा खदानें हैं, खनिजें हैं, तो खनिजों के क्षरण अपरदन से पूरा बनता है लाल मिट्टी, सॉरी रुको, नहीं, लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी बनेगा? लाल मिट्टी। जहां ज्वालामुखी जिधर निकला होगा, महाराष्ट्र तरफ वाला एरिया पूरा, उधर क्या पाया जाएगा? जिधर पानी ज्यादा गिरता होगा, जैसे मालाबार तट हो गया, उधर शिलांग पठार हो गया, समझ रहे हो ना? ज्यादातर जो जो पश्चिमी घाट पर्वत में पूरा पानी वगैरह मिलता है ज्यादा, तो जिधर ज्यादा बारिश होता है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, तो उधर क्या मिलेगा? लेटेराइट। तो भारत की जलवायु के हिसाब से उनका मिट्टियों का डिवाइडेशन है। समझ आ रहा है? जिस तरह की क्वालिटी है उस तरीके से मिट्टी वहां बनेगा। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, तो सबसे पहले हम कौन सी मिट्टी का अध्ययन करते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? चलो, तो जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है? जलोढ़ का अर्थ होता है नदियों के द्वारा, क्या बोलेंगे? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टियों को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जलोढ़ शब्द को आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब है जल द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी। क्या बोला मैं? जल द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़। क्या बोलते हैं? समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो जलोढ़ मिट्टी क्या है समझ गए? किसके द्वारा लाया जाता है? नदियों द्वारा जो बहाकर लाया गया मिट्टी क्या कहलाता है? जलोढ़ मिट्टी। ये हमारा किस एरिया में मिलेगा? तो ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है, कौन सा भारत? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत के मैदान में क्या बताओगे? उत्तर भारत के मैदान में ये पूरा मिट्टी मिलेगा। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। याद रहेगा सभी को? हाँ कि नहीं? तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलता है? उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मिलेगा। हाँ है ना? चलो, अगर हम बात करें इसका एग्जैक्ट जो क्षेत्र का बात करें, तो कहां से कहां तक आपको मुख्य रूप से देखने मिलेगा? तो यहां पास हमारा अभी देखे थे कि सतलज नदी प्रवेश करता है सिपकिला दर्रे के पास से। कौन सा दर्रा? और सिपकिला दर्रा है कहाँ? हिमाचल में। कहाँ बता दो? तो हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से नदी बहता है। यहां जाएगा आपका, कौन सा नदी है ये? कौन सा नदी? सतलज। इस साइड से एक नदी आ रहा है अरुणाचल प्रदेश तरफ से, इधर एंटर करवाएंगे। ये है आपका ब्रह्मपुत्र। क्या बता दो? ब्रह्मपुत्र। तो इन सतलज नदी के मैदान से, इसको क्या बोलेंगे? सतलज का मैदान। तो सतलज के मैदान से लेके ब्रह्मपुत्र के मैदान तक हमारा पूरा बनता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी सबको याद रहेगा। क्या बोला मैं यहाँ पास? कहां से कहां तक फैला है? सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र। सतलज के मैदान से कहां तक? ब्रह्मपुत्र के मैदान तक आपको देखने मिलेगा। समझ आ पा रहा है? और इसके अलावा अगर हम बात करें, खास बात कि दक्षिण भारत में, कौन सा भारत में आपका? दक्षिण भारत में हमारा जो और ये भी मिट्टी आपको मिलेगा। चलो, ये वाला अपन कौन सा एरिया बता देते हैं, कौन सा मिट्टी वाला क्षेत्र है? पूरा जलोढ़ मिट्टी का पूरा क्या मिलेगा? क्षेत्र। आए ना? पूरा कौन सा इलाका मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जल द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, तो ये पूरा कौन सा एरिया हमारा बनेगा? जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा नीचे भी नदियां बहती हैं, लंबी लंबी नदी है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो इनके द्वारा भी मिट्टी को बहा कर लाया जाएगा, और मिट्टी को जब हम बहा के लाते हैं तो उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
तो इधर की जो पूरी नदियां हैं वो हमारा जो पूर्वी तटीय मैदान है, कौन सा मैदान, इधर भी मिट्टी ला ला के जमा किया है। तो इधर भी हमारा जलोढ़ मिट्टी मिलेगा, क्या मिलेगा, तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हमको यहाँ पास भी आपको देखने मिल जाएगा। आया बात समझ में, आए ना, क्लियर है सबका। तो जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र हमको देखो कहाँ कहाँ मिलेगा, सबसे पहले उत्तर भारत के मैदान में, क्या बताओगे, उत्तर भारत के मैदान में कहाँ से कहाँ तक, सतलज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, याद रहेगा सभी को। अगर हम दक्षिण भारत में आएंगे तो हमको मिलेगा, ये कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी तटीय मैदान, कौन सा है, तो पूर्वी तटीय मैदान में भी हमारा कौन सी मिट्टी मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी। तो ये सब मिट्टी को कौन ला ला के जमा किया है, तो ये सबसे बताएंगे नदियों के द्वारा ही बनाएंगे। कौन कौन सी नदी है, तो नाम प्रमुख बता सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से क्या निकलेगा, गोदावरी। कौन सा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है, कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलेगा। कावेरी, ब्रह्मगिरी, समझ आ रहा है। यहाँ पास प्रमुख नदी महानदी भी हमारा आता है, कौन सा आता है, महानदी। तो ये सब जो नदियां हैं ये सब मिट्टी ला ला के यहाँ जमा किया है, आया समझ में, हाँ है ना। कौन कौन सा, तो बताएंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। क्या क्या, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब बड़ी नदियां हैं जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान में मिट्टी को लाके क्या किया है, जमा कर दिया है। आया बात समझ में, है ना। तो जलोढ़ का अर्थ समझ आ गया, जल द्वारा उड़ाए गए मिट्टी क्या कहलाता है, जलोढ़, है ना। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, उत्तर भारत के मैदान में, इसके अलावा पूर्वी तटीय मैदानी में या पूर्वी तटीय क्षेत्र में। कौन कौन सी नदियां बनाएंगे, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। और इसका खास बात देख लो, ये सब जो मिट्टी होती है इनमें जब नदी मिट्टी को बहा के लाता है तो उसमें बहुत सारे जैविक पदार्थों की मात्रा होती है। किसकी मात्रा, जैविक पदार्थ, जीव जंतु के अवशेष को अपन क्या बोलते हैं, जैविक। जीव जंतु, पेड़ पौधों के जो भी अवशेष होते हैं उसको हम बोलते हैं जैविक पदार्थ, क्या बोलते हैं। और उसी जैविक पदार्थ से बनता है आपका ह्यूमस, क्या बनता है, ह्यूमस। देखो हमारा ह्यूमस सबसे ऊपरी ऊपरी लेयर में होगा अगर देखें, क्योंकि वहीं पास पेड़ पौधे की पत्ती गिर रहे हैं, कुछ भी जो, समझ आ रहा ना, जीव जंतु के कुछ अवशेष है वही उसी मिट्टी में जाके मिल जा रहा है, गल जा रहा है, समझ आ रहा है। तो ऊपरी लेयर में हमारा ह्यूमस पाया जाता है। लेकिन आपका जो ये मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, इसमें देखो नदियों में हर एक चीज बह जाता है, पेड़ पौधा बह गया, समझ आ रहा है, जीव जंतु का अवशेष बह गया, तो और भी जैविक अवशेष नदियों में बहा बहा के जमा होते जाते हैं। और वो सब जमा कहाँ हो जाते हैं, इन सभी क्षेत्रों में, है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, जैविक पदार्थ। और जैविक पदार्थों से किसका निर्माण होता है, ह्यूमस। और ह्यूमस का काम होता है पेड़ पौधों को क्या बनाना, उपजाऊ बनाना। क्या बनाना, तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर बोल दिया जाए तो वो जलोढ़ मिट्टी होगा। कौन सा मिट्टी होगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही होता है। और इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है चूना और पोटेशियम। क्या मिलता है, चूना और पोटेशियम की मात्रा मिलेगा इन सभी मिट्टियों में। आया बात समझ में, किसकी मात्रा। और अगर हम फसलों का बात करें तो यहाँ ज्यादा मात्रा में धान उगाते हैं। क्या उगाते हैं, धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू, ऐसे कईयों सारे फसल यहाँ से हम उगाते रहते हैं। समझ आ पा रहा है। तो फसलों में क्या क्या हम बोल सकते हैं ज्यादा मात्रा में, धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू, इस टाइप के फसल ये सब इलाकों में मिल जाता है। आया बात समझ में, है ना, जल्दी बताइए। चलो अब हम देखते हैं, जैसे कि मान लो कि नदी इस प्रकार से बह रहा है। अब नदी ऐसे बहते बहते अपने साथ मिट्टियों को लाएगा, आसपास क्या लाएगा, पूरा मिट्टियों को लाएगा। अब मिट्टी को ला दिया है तो मिट्टी, कुछ मिट्टी ऐसे होते हैं जो नदी के एकदम आसपास में ही रहता है। नदी के क्या होता है आपका, आसपास के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। जो हो सकता है नदी का जब बहाव बढ़ेगा तो ये मिट्टी ये मिट्टी आगे बढ़ जाएगा और इस मिट्टी की जगह दूसरा मिट्टी भी आ जाएगा। समझ आ रहा ना। तो इन लोग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। नदी के आसपास की मिट्टी क्या होती रहती है, बदलती रहती है, हमेशा नया होते रहती है वो। समझ आ पा रहा है ना। तो नदी के एकदम करीब में जो मिट्टी होता है इसको हम बोलते हैं मुख्य रूप से खादर। क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खादर, है ना। कौन सी मिट्टी कहलाएगा। और कुछ मिट्टी ऐसा होता है जो नदी से एकदम, नदी द्वारा लाया गया लेकिन वो दूर क्षेत्र में है, नदियों से क्या है एकदम दूर में है, जो बहुत पहले नदी लाख छोड़ दिया फिर उसको भूल गया है कि मैं मिट्टी लाया भी था इधर ऐसा करके,
और वो कहीं और से बहना चालू कर दिया है। समझ आ रहा है? तो ऐसी मिट्टी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। क्या नाम से जानेंगे? बांगर। यहां तक क्लियर है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है नदी द्वारा तो लाया गया है, लेकिन ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होगा। सबसे पहले नदी के करीब में है तो क्या होगा? नदी के करीब में है तो खादर। खादर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें खाद की मात्रा होता है। किसकी मात्रा? बिना आप खाद डाले उसमें फसल बो दो उग जाएगा। नहीं बाकी मिट्टी में यूरिया ये सब खाद डालना पड़ता है, तो उसको उसके लिए कुछ चीज का जरूरत पड़ता है। इसके लिए कोई चीज का जरूरत है क्या? इसमें पहले से खाद की मात्रा अवेलेबल है, इसलिए नाम क्या रख दिया गया? खादर। क्या बोलते हैं? खादर। और खादर को ही बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? क्योंकि हर साल ये नया होता आता है। हर साल क्या होता है? नया। जैसे जैसे कपड़ा लोगे, हर साल नया कपड़ा लेते हैं, तो उसको नया कपड़ा बोलेंगे ना। और जो बहुत दिन से पुराना पड़ा हुआ है तो पुराना कपड़ा बोलेंगे। समझ आ पा रहा है? तो ऐसे मिट्टी में भी होता है। नया मिट्टी है मतलब खादर, नया मिट्टी मतलब पुराना बहुत दिन से पड़ा है तो है बांगर। वो क्या है बता दो? बांगर। दोनों नदी ही लाया है, लेकिन एकदम जब एक पुराना है जो हर साल नया होगा वो खादर होगा। हर साल नया है मतलब वो क्या है? खादर। और जो बहुत दिन से पड़ा हुआ है वो बांगर। तो इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। आया बात समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। तो फिर से देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक, भारत में क्या बोला मैं? सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। क्लियर है सबका? दूसरा खास बात, किनके द्वारा बनाया जाता है? नदियों के द्वारा। कहां कहां देखने मिलेगा? पहले उत्तर भारत और दूसरा पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट खास बात, सबसे ज्यादा क्या होता है? उपजाऊ। किसकी मात्रा? चूना और पोटेशियम ये सब पाया जाता है। और इस उपजाऊ का एक कारण और क्या है कि यहाँ इसमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और जैविक पदार्थों से क्या बनते हैं? ह्यूमस। क्या बनेगा? ह्यूमस वगैरह बनता है। फसलों का बात करें तो अच्छे मात्रा में धान, गेहूं, मक्का ये सब बोया जाता है। आए समझ में? खाद्यान्न फसलों को। कितने प्रकार का ये मिट्टी होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? खादर और बांगर। क्या क्या? खादर और बांगर। खादर का खास बात बताओ। इसी नदियों के आसपास रहेगा, जो हमेशा बदलते रहेगा। और इसी को अपन बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलेंगे? खादर के बारे में क्या क्या बताओगे? सॉरी सॉरी, बांगर के बारे में क्या बताएंगे? नदियों से दूर रहेगा और जो बहुत पुराना, बहुत पहले मिट्टी लाके छोड़ा है नदी, तो ये पुराना मिट्टी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलेंगे? तो इतना चीज आपको यदि जलोढ़ मिट्टी के बारे में पता है तो हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कौन सी मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो कल हम लोग आगे पढ़ेंगे जो रहेगा हमारा इसके बाद लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो लाल मिट्टी देखेंगे दक्षिण भारत के कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है, उन सबको कल समझेंगे। आया बात समझ में? आया ना? क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो तो आज आप लोग यहाँ तक पूरा अच्छे से नोट्स रेडी कर लेना। भारत के जो हम लोग दर्रे पढ़े हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उसको समझना है। और उसके अलावा आपका क्या करेंगे? देखो जो भी मैदानी इलाकों में जो मिट्टी है उसको समझेंगे। क्लियर है सबका? आया ना? चलो तो बाकी का इसके आगे कल देखते हैं। ठीक है।